आएंगे, नोबेल प्राइज़ फॉर पीस मिल गया है। ये जो प्राइज़ है ये दिया गया है मैरिया एंगेलिटा एंड डिमिट्री मुराटेव। तो देखिए इसका आंसर है दोनों को ही मिला है, मैरिया एंगेलिटा एंड डिमिट्री मुराटेव, ये नोबेल प्राइज़ फॉर पीस। ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। देखते हैं नोबेल प्राइज़ फॉर पीस 2021 किस लिए दिया गया है। तो मैरिया रेसा को दिया गया है जर्नलिज्म के फील्ड में, क्योंकि इन्होंने अपने पेपर के थ्रू फिलीपीन में डेमोक्रेटिक फ्रीडम एंड एक्सप्रेशन की बात की है। तो राइट टू फ्रीडम एंड एक्सप्रेशन पे इन्होंने बहुत सारे काम किए हैं और इसीलिए जर्नलिस्ट मैरिया एंगेलिटा रेसा को दिया जाता है नोबेल प्राइज़ फॉर पीस। नोबेल प्राइज़ फॉर केमिस्ट्री, फॉर मेडिसिन, फॉर फिजिक्स सारा कुछ अवेलेबल है। आपको इसका लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और नहीं तो आप प्लेलिस्ट आकर देख सकते हैं। देखिए मैरिया एंगेलिटा रेसा जो है वो अमेरिकन जर्नलिस्ट है, अमेरिकन फिलिपियन जर्नलिस्ट है। फिलिपीन में इनका जन्म हुआ था और इन्होंने फिलिपीन में फ्रीडम एंड एक्सप्रेशन पे बहुत सारा काम किया है। साथ में ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है कि अभी हाल में वर्ल्ड फ्रीडम प्राइज़, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज़, जो कि एक इम्पॉर्टेंट प्राइज़ है, यूनेस्को के द्वारा दिया जाता है, वो इनको मिला है। तो ये आप ध्यान में रखें। आगे बढ़ते हैं। देखिए डिमिट्री मुराटेव, डिमिट्री मुराटोव जो है वो रशिया के जर्नलिस्ट हैं। तो सबसे बड़ी बात कि ये रशिया के जर्नलिस्ट हैं। दूसरी इम्पॉर्टेंट कि ये किस न्यूज़पेपर से बिलोंग करते हैं, तो ये बिलोंग करते हैं नवोया गैजेटा से। नवोया गैजेटा न्यूज़पेपर से ये बिलोंग करते हैं और रशिया में बिल्कुल ही डिफरेंट सिचुएशन है इंडिया से। इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो इंडिया में फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन काफ़ी वैल्यू रखता है और यहाँ पे बहुत सारे न्यूज़पेपर है जो आराम से काम करते हैं। किंतु रशिया और चाइना में ऐसा सिचुएशन नहीं है, वहाँ पे स्टेट कंट्रोल बहुत ज़्यादा है। तो ये जो जर्नलिस्ट है डिमिट्री मुराटेव, इनकी जो न्यूज़पेपर है नोवोया गैजेटा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर है क्योंकि ये फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की बात करती है और ये स्टेट कंट्रोल में नहीं है। अभी तक ये जो न्यूज़पेपर है ये 6 लोगों को खोया भी है, क्योंकि 6 इनके जर्नलिस्ट को मार दिया गया है गवर्नमेंट के द्वारा। तो इस तरह का बहुत ही बुरा सिचुएशन है और इसमें भी ये अपना काम कर रहे हैं, इसलिए इनको दिया जा रहा है डेमोक्रेसी के लिए और पीस के लिए ये नोबेल पीस प्राइज़। और मेडिसिन से रिलेटेड वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। हु ओन द 2021 नोबेल प्राइज़ इन फिजिक्स, तो ये जो प्राइज़ है वो जीता गया है इन सभी के द्वारा, स्यूकुरो मनाबे, क्लॉस हैसलमैन एंड क्लोर्जियो पैरिस्ट के द्वारा। इनका नाम कैसे याद रखना है वो भी हम लोग देखते हैं। सबसे पहले तो ये याद रखिए कि आजकल अमेरिका के साथ जापानीज़ साइंटिस्ट भी बहुत ज़्यादा रिसर्च में आ गए हैं और नोबेल प्राइज़ भी जीत रहे हैं। तो पहले जो है वो है स्यूकुरो मनाबे, तो देखिए यहाँ भी मैन आ रहा है, और जो दूसरे हैं क्लॉस हैसलमैन, उनमें भी मैन आ रहा है, यानी 2 टाइम मैन आ रहा है और ऑफ कोर्स ये तीनों प्राइज़ मैन ही जीते हैं। तो इससे आपको याद रखना है कि फिजिक्स का प्राइज़ मैन जीते हैं, स्यूकुरो मैनबे एंड क्लॉस हैसलमैन। थर्ड जो नाम है वो है ग्लोर्कियो पैरिस्ट। ग्लोर्कियो पैरिस्ट नाम कैसे याद रखेंगे, तो देखिए हमारे यहाँ प्रेस जो होते हैं ना पंडित, वो जनरली मैन होते हैं, तो उनसे भी याद रख सकते हैं। तो यानी कि इन तीनों का नाम इसलिए याद हो सकता है, स्यूकुरो मनाबे, क्लॉस हैसलमैन एंड ग्लोरियो पैरिस्ट। नोबेल प्राइज़ जो है वो जीता गया है किस फील्ड में वो जानते हैं। तो इन तीनों को प्राइज़ मिला है ग्लोबल वार्मिंग से रिलेटेड रिसर्च में। ठीक है, तो 2 को तो मिला है ग्लोबल वार्मिंग से रिलेटेड रिसर्च में, और जो थर्ड पर्सन है उनको मिला है डिसऑर्डर इन्फॉर्मेशन देने के लिए, डिसऑर्डर सिस्टम पे उन्होंने कुछ इन्फॉर्मेशन दिया है, इसलिए इनको ये मिला है प्राइज़। फर्स्ट हाफ मॉडलिंग यानी अर्थ करंट अफेयर्स। देखिए करेंटली काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ है क्लाइमेट चेंज, और इसी से रिलेटेड ये अवार्ड दिया गया है। क्लाइमेट चेंज, स्यूको मनाबे कहते हैं कि क्लाइमेट चेंज जो है वो ह्यूमन जनरेशन है, यानी ह्यूमन ने जनरेट किया है क्लाइमेट चेंज। कैसे, तो उस पर उन्होंने मैथमेटिकल और फिजिक्स थ्योरी दी है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज तो ह्यूमन जनरेट किया है ये बात तो हम सभी जानते हैं, लेकिन फिजिक्स और मैथमेटिक्स टर्म में इसको एक्सप्लेन किया गया है स्यूको मनाबे के द्वारा। उन्होंने कहा कि
कि क्लाइमेट चेंज बहुत ज़्यादा हो रहा है बिकॉज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन। कैसे? तो यहाँ पे उन्होंने इस पिक में बताया है 150 ppm CO2 बढ़ गया है। 150 ppm CO2 होने पे टेम्परेचर जो है वो 10 डिग्री है। ये जो ब्लू लाइन है वो इंडिकेट कर रहा है टेम्परेचर 10 डिग्री है। लेकिन जब ये CO2 बहुत ज़्यादा बढ़ गया है यानी 600 ppm हो गया है तो टेम्परेचर पहुंच गया है 20 डिग्री पे। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन लेवल को यहाँ पे बताया गया है जिसके चेंज होने से टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट जो है क्रॉस हैसलमैन इसी थ्योरी को आगे बढ़ाते हैं और बताते हैं कि क्लाइमेट चेंज जो है वो वेदर और क्लाइमेट लिंक है और क्लाइमेट चेंज में ह्यूमन का कंट्रीब्यूशन सबसे ज़्यादा है क्योंकि बहुत सारे लोग मानते हैं कि ये नेचुरल इम्पैक्ट है, क्लाइमेट चेंज में ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट नहीं है। इस थ्योरी को वो नकारते हैं और बोलते हैं कि क्लाइमेट चेंज में ह्यूमन का इंटरमिशन बहुत ज़्यादा है, ह्यूमन इमिशन के कारण ही कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ने से टेम्परेचर चेंज हो रहा है। तो क्रॉस हैसलमैन और सियोको मनाके ने ये बताया है। आगे बढ़ते हैं, सेकेंड हाफ जो है जिस थ्योरी पे अभी नोबेल प्राइज़ मिला है फिजिक्स में वो मिला है ग्लोरियो पेरेसी को डिसऑर्डर एंड पंक्चुएशन सिस्टम के बारे में बताने में। ये क्या है थोड़ा जानते हैं। देखिए, इन्होंने एक थ्योरी बताई है जिसको हिडन रूल्स थ्योरी कहते हैं। ये क्या है? इन्होंने बताया कि डिसऑर्डर सिस्टम में भी अरेंज्ड मैनर चलता है। ये क्या है? सपोज कोई बॉक्स है उसमें मॉलिक्यूल्स है, ये सारे मॉलिक्यूल्स डिसऑर्डर फॉर्म में हैं। जब ये मॉलिक्यूल्स डिसऑर्डर फॉर्म में हैं और जब ये मॉलिक्यूल्स दूसरे बॉक्स में रखे जाते हैं तो इनका अरेंजमेंट कुछ इस तरह से है और ये नेक्स्ट में जाते हैं तो इनका अरेंजमेंट कुछ इस तरह से, यानी ये जो मॉलिक्यूल्स हैं वो भी डिफरेंट वे में अरेंज हो रहे हैं, यानी इनका भी एक स्टडी होना चाहिए क्योंकि ये जो डिसऑर्डर फंक्शन है वो भी डिफरेंट वे में अरेंज हो रहा है। इस बात को इन्होंने यहाँ पे हाईलाइट किया है। एवरी टाइम मेनी आइडेंटिकल डिस्क आर स्क्विज्ड टुगेदर अ न्यू इरेगुलर पैटर्न फॉर्म्ड, यानी जब फ्रस्ट्रेशन स्टेट में भी कोई भी मॉलिक्यूल्स है तो वो भी अरेंज डिफरेंट वे में होता है। देखिए यहाँ पे क्या है, ये खाली है और यहाँ पे ये फिल्ड है, सो डिफरेंट वे इट इज़ अरेंज्ड। इस बात को ग्लोरियो पेरेसी ने बताया है। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो नोबेल प्राइज़ इन केमिस्ट्री से रिलेटेड है। तो ये प्राइज़ किसको मिला है? हु हैज़ ओन दिस प्राइज़? दिस प्राइज़ इज़ ओन बाय बेंजामिन लिस्ट एंड डेविड मैकमिलन। ठीक है, बेंजामिन लिस्ट एंड डेविड मैकमिलन। इनका नाम याद रखने का ट्रिक ये है, सी फॉर केमिस्ट्री एंड सी कम आफ्टर बी एंड डी। ठीक है, तो बी से हो गया बेंजामिन और डी से हो गया डेविड। तो बेंजामिन लिस्ट बी, सी फॉर केमिस्ट्री एंड डी फॉर डेविड मैकमिलन, और इन दोनों को मिला है ये प्राइज़। तो याद रखें नोबेल प्राइज़ किसको मिला है? तो बेंजामिन एंड डेविड मैकमिलन को। किस लिए मिला है वो देखते हैं। दोनों को प्राइज़ मिला है डिस्कवरी करने के लिए एक नया मॉलिक्यूल। कौन सा मॉलिक्यूल है? वो है ऑर्गेन कैटालिसिस। ये क्या है देखते हैं। एक इंडिजीनियस टूल फॉर मॉलिक्यूल बिल्डिंग, ये एक टूल है जिससे मॉलिक्यूल बिल्ड किया जाएगा, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। ऑर्गेनो कैटालिसिस क्या है उसको अंडरस्टैंड के लिए पहले समझना होगा कैटलिस्ट क्या होता है और क्या इन्होंने बताया है। तो इन्होंने बताया कि देयर इज ओनली 2 टाइप ऑफ कैटलिस्ट, enzyme and the metal catalyst. They explain about the third type of catalyst that is organocatalysis. ठीक है, तो इन्होंने बताया कि इंजाइम और मेटल जो है वो कैटलिस्ट अवेलेबल है और जो थर्ड टाइप का कैटलिस्ट है वो है ऑर्गेनोकैटालिसिस विच इज़ मेड अप ऑफ स्मॉल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। ये जो ऑर्गेनोकैटालिसिस है ये स्मॉल मॉलिक्यूल है, ठीक है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है। Catalysis is a process of increasing the chemical reaction by adding a substance. Catalysis क्या होते हैं? Catalyst कौन होते हैं? जो कि रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, वो बस रिएक्शन को चेंज करते हैं, मतलब पार्टिसिपेट करते हैं लेकिन वो उसमें कुछ फॉर्म नहीं करते। वो क्या करते हैं? स्पीड बढ़ाते हैं रिएक्शन का, और इसको कहते हैं कैटलिस्ट। जनरली मैन मेड कैटलिस्ट होते हैं मेटल, और नॉन मैन मेड कैटलिस्ट यानी कि नेचुरल कैटलिस्ट इंजाइम्स को बताया जाता है जो कि हमारे बॉडी के अंदर होते हैं।
जो मैनमेड कैटलिस्ट होता है मेटल, वो क्या करता है वो देखते हैं। इट इज़ अ वेरी सेंसिटिव टू ऑक्सीजन एंड वाटर एंड हैंस नीड स्पेसिफिक इन्वायरमेंट। जो मैनमेड कैटलिस्ट होता है वो जनरली ऑक्सीजन और वाटर से रिएक्ट करता है, और इससे क्या होता है, इन्वायरमेंट पॉल्यूशन जनरेट होते हैं, और स्पेशली बहुत साइड इफ़ेक्ट भी होता है। तभी तो ये जो रिएक्शंस होते हैं उनके लिए पार्टिकुलर लैब होते हैं, और लैब में जाकर ये रिएक्शन करवाए जाते हैं। इन्होंने इस बात को हाईलाइट किया कि ये जो रिएक्शंस होते हैं उसमें जो प्रोडक्ट बनते हैं वो इतने भी अच्छे नहीं होते हैं। अब ये कैसे? तो इन्होंने बोला कि जो प्रोडक्ट बनते हैं, लाइमोनिन मॉलिक्यूल का इन्होंने एग्जांपल लिया है। लाइमोनिन मॉलिक्यूल, इनका लाइमोनिन मॉलिक्यूल जो है उसका केमिकल फार्मूला सेम है, ठीक है, उसका केमिकल फार्मूला सेम है, H2O और CH2 है। यहाँ पे पिक दिखा रहा है, केमिकल फार्मूला सेम है, लेकिन लेमोनिन के कुछ मॉलिक्यूल्स में लेमन के स्मेल आते हैं और कुछ मॉलिक्यूल में ऑरेंज के स्मेल आते हैं। यहाँ पे हाईलाइट किया गया है लेमन और ऑरेंज स्मेल, यानी कि एक ही केमिकल फार्मूला के डिफरेंट डिफरेंट स्मेल आ रहे हैं, यानी कहीं ना कहीं मॉलिक्यूल कंपोजिशन डिफरेंट है। इस बात को वो एनालाइज करते हैं और बोलते हैं कि डिफरेंस इज ओनली ड्यू टू द अरेंजमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल, ठीक है। तो मॉलिक्यूल अरेंजमेंट डिफरेंस होने से प्रोडक्ट डिफरेंट बनता है, क्योंकि स्मेल डिफरेंट है, एक में ऑरेंज स्मेल है, दूसरे में लेमन स्मेल है। तो इसको कहते हैं सिमेट्रिकल एंड असिमेट्रिकल स्ट्रक्चर, यानी कि अगर हम किसी प्रोडक्ट के स्ट्रक्चर पे एनालाइज करें, स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल, तो हमें बहुत सारे डिफरेंट न्यू प्रोडक्ट मिल सकते हैं। इस बात को इन्होंने हाईलाइट किया है। सो चेंजेस इन द स्ट्रक्चर इम्पैक्ट अ लॉट इन स्पाइट ऑफ नो चेंज इन केमिकल फॉर्मूला। और इसीलिए इन्होंने बोला कि एक ऑर्गेनिक कैटलिस्ट की आवश्यकता है, जो कि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होंगे, और इससे प्रोडक्ट जनरेशन बढ़ेगा और डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट बनेगा। उन्होंने एक एग्जाम्पल भी दिया है प्रोलीन का। प्रोलीन एक पार्टिकुलर कैटलिस्ट है जो कि बनाया गया है एमिनो एसिड से। तो इस तरह से इन्होंने स्टडी में बताया कि मॉलिकुलर स्ट्रक्चर चेंज ज़्यादातर प्रोडक्ट डिफ्रेंसिएशन क्रिएट करता है और इससे न्यू प्रोडक्ट बनाया जा सकता है। इसका बेनिफिट क्या होगा पूरी स्टडी का? तो इन्होंने बताया कि ये जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है प्रोलीन, ये चीप एंड अफोर्डेबल है, पहला। दूसरा, इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस को ये सपोर्ट करेगा। इसमें ज़्यादा H2O या फिर वाटर रिएक्शन नहीं होगा, तो डिफरेंट केमिकल रिएक्शन होंगे। ऑर्गेनो कैटलिस्ट जो है वो वेस्टेज को कम करेगा और इन्वायरमेंट के लिए बेटर होगा, और साथ में बहुत सारे प्रोडक्ट भी बनाए जा सकते हैं। अब्दुल रज़ाक गुरना जो है उनको नोबेल प्राइज़ दिया गया है लिटरेचर में। ये जो हैं ये एक्चुअली में तंजानिया से बिलोंग करते हैं। तंजानिया एक कंट्री है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में, जहाँ से ये बिलोंग करते हैं, क्योंकि इन्होंने ब्रिटिश कॉलोनिज़म को भी देखा है, इसलिए इन्होंने बहुत सारी किताबों में ब्रिटिश कॉलोनिज़म के बारे में लिखा है, किस तरह से ब्रिटिश ने अफ्रीकन कंट्री को कॉलोनी बनाया और फिर आगे क्या क्या हुआ। तो कॉलोनिज़म पे ही इनको ये अवार्ड दिया गया है, नोबेल प्राइज़ फॉर लिटरेचर। अब्दुल रज़ाक को ये मिला है अवार्ड, तो ध्यान रखें। और इनकी कुछ फेमस किताबें हैं जैसे पैराडाइज, ठीक है, पैराडाइज ये 1994 की किताब है। उसके अलावा इनकी किताब है आफ्टर लाइफ, ट्रेवल हार्ट, बाय द सी। तो इन बुक से क्वेश्चन आ सकता है, तो याद रखें, ठीक है। तो नोबेल प्राइज़ इन इकोनॉमिक्स 2021 दिया गया है जोशिवा एंग्रिस्ट एंड ग्यूडो इमेंस को। किस लिए? तो ये अवार्ड दिया गया है कंट्रीब्यूशन टू द एनालिसिस ऑफ कैजुअल रिलेशनशिप, ठीक है। देखिए, नोबेल प्राइज़ इन इकोनॉमिक्स 3 पर्सन को मिला है अवार्ड। पहले जो है वो है डेविड कार्ड, दूसरे जो है वो है जोशिवा डी एंग्रिस्ट, और तीसरे हैं ग्विडो इम्बेंस, ठीक है। तो इनका नाम आप याद रख सकते हैं। देखिए, डेविड, ग्यूडो एंड जोशोबा, ये तीनों को ये अवार्ड दिया गया है। डेविड कार्ड को ये अवार्ड किस लिए दिया गया है? तो डेविड कार्ड को ये अवार्ड दिया गया है लेबर इकोनॉमिक्स पे स्टडी करने के लिए, ठीक है। लेबर मार्केट पे पूरा उन्होंने स्टडी किया है और कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स बताए हैं जिनको हम आगे देखेंगे।
उसके अलावा जोसेफा एंग्रिस्ट एंड ग्विडो एमेंस को अवार्ड दिया गया है। इन्होंने भी एम्पिरिकल स्टडी और मेथोडोलॉजिकल स्टडी के द्वारा कैजुअल रिलेशनशिप के बारे में बताया है। ये क्या है पूरी डिटेल में हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम से जानेंगे। देखिए, डेविड कर्ट जो है वो इनसाइट अबाउट लेबर मार्केट, वो लेबर मार्केट में स्टडी करते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताते हैं। वो ये बताते हैं कि इमिग्रेशन इफ़ेक्ट पे एंड एम्प्लॉयमेंट लेवल, इमिग्रेशन का एम्प्लॉयमेंट और सैलरी पे क्या असर पड़ता है। क्योंकि जनरली ये कॉन्सेप्ट है कि अगर आप अमेरिका जाएंगे तो अमेरिकन की जॉब ले लेंगे, ऐसा अमेरिकन मानते हैं। उस कॉन्सेप्ट को यहाँ पे नकारा जाता है और बताया जाता है कि इमिग्रेशन का क्या इम्पैक्ट होता है वहाँ के लेबर मार्केट में और अदर वर्ल्ड लेबर मार्केट में। तो उनकी पूरी स्टडी है इस पर। इन्होंने एग्जाम्पल यहाँ पे लिया है पेनिसिल्वेनिया एंड न्यू जर्सी। ध्यान से देखें, यहाँ पे एग्जाम्पल लिया गया है पेनिसिल्वेनिया एंड न्यू जर्सी का। ये दोनों क्या है उसके बारे में जानते हैं। पेनिसिल्वेनिया एंड न्यू जर्सी जो है वो अमेरिका की छोटी छोटी स्टेट्स हैं, ठीक है, पेनिसिल्वेनिया एंड न्यू जर्सी। और इस स्टेट में ये बताया जा रहा है कि लेबर कंडीशन क्या है और इमिग्रेशन से क्या इम्पैक्ट होता है, ठीक है। तो इस स्टडी में ये बताया गया कि इमिग्रेशन का इंटरनल मार्केट यानी लेबर मार्केट में कोई असर नहीं होता है। अगर कोई बाहरी आते हैं उससे मार्केट में जॉब क्राइसिस नहीं होता है। ये उन्होंने पूरी स्टडी करके बताया है, ठीक है। और ये स्टडी किस बेसिस पे किया गया है, तो ये स्टडी सर्वे द्वारा किया गया है। इन दोनों प्लेस का सर्वे किया गया है और फिर बताया गया है कि सैलरी और जॉब स्कार्सिटी नहीं होती है इमिग्रेशन से। उन्होंने यहाँ पे न्यू जर्सी में इमिग्रेट करवाया कुछ लोगों को जो भी इमिग्रेट करके आए थे, और यहाँ पे पहले जो लोग थे, तो दोनों में कंपेयर किया गया और देखा गया कि ऐसा कोई असर नहीं हुआ है इमिग्रेशन मार्केट पे। साथ में उन्होंने ये बताया कि अगर लेबर वेज बढ़ाया जाता है तो जॉब क्राइसिस नहीं होती है। जनरली ऐसा कॉन्सेप्ट है कि बहुत सारे लोग कम सैलरी पे भी काम करते हैं और डिमांड नहीं करते हैं सैलरी का। क्यों? क्योंकि वो सोचते हैं सैलरी अगर डिमांड करेंगे तो हो सकता है उनको जॉब से निकाल दिया जाए। तो इस पर इन्होंने पूरी स्टडी की और उन्होंने ये बताया कि सैलरी के बढ़ने से एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है, घटता नहीं है। उनकी पूरी स्टडी यही थी कि सैलरी अगर बढ़ेगी तो क्या होगा कि लोग और आएंगे जॉब के लिए, ठीक है। अगर हाई सैलरी होगी तो उस जॉब की रिक्वायरमेंट बढ़ेगी और लोग फेवर करेंगे इस जॉब का। इसलिए ऐसा नहीं है कि इंक्रीज इन मिनिमम सैलरी विल रिड्यूस द जॉब, नो, इट विल इंक्रीज द जॉब। ये बात वो कहते हैं, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि मिनिमम वेजेस पे बुरा असर नहीं होता है इमिग्रेशन का, ठीक है। इमिग्रेशन क्या है? फेनोमेना है जिसमें बाहर के लोग आते हैं कंट्री में। द रिजल्ट वॉज सरप्राइजिंग, इंक्रीज इन मिनिमम वेज लीड्स टू नो फ्यूअर जॉब। बहुत सरप्राइजिंग रिजल्ट था क्योंकि इमिग्रेशन से जो वहाँ के लोग हैं उनकी जॉब नहीं जाती है, ठीक है। इमिग्रेशन से क्या होता है? टेक्नोलॉजी बढ़ती है, इंटरमिक्सिंग होती है कल्चर का, ठीक है। और इससे क्या होता है कि इकॉनमी ग्रो करती है क्योंकि न्यू आइडियाज़ आते हैं इकॉनमी में। इस बात को उन्होंने फोकस किया है। किसने फोकस किया है? डेबिट कार्ड ने। तो इनकी जो एक्सप्लेनेशन थी वो लेबर मार्केट से रिलेटेड है। आगे बढ़ते हैं। हाउ इमिग्रेशन बेनिफिट, उन्होंने ये बताया कि इमिग्रेशन जो है वो कैसे बेनिफिट करता है कंट्री को और पूरे लेबर मार्केट को। उन्होंने बोला कि इमिग्रेशन आने से कंट्री बेनिफिट होता है। इमिग्रेशन आने से इनकम जो होता है लोगों का वो बढ़ता है, घटता नहीं है। ऐसा नहीं है कि इमिग्रेंट के आने से सैलरी जो है उस कंट्री की वो कम हो जाएगी, उस इंडस्ट्री की। इनफैक्ट कंपटीशन बढ़ता है और न्यू आइडियाज़ भी आते हैं। साथ में उन्होंने ये भी बताया कि जो अर्लियर इमिग्रेंट है, जो पहले से वहाँ रह रहे हैं, उन पे शायद निगेटिवली इम्पैक्ट आए, लेकिन पूरी लेबर मार्केट में ग्रोथ होता है इमिग्रेशन से। देखिए, एग्ज़ाम में आपसे क्वेश्चन क्या आएगा? क्वेश्चन आएगा कि नोबेल प्राइज़ किस टॉपिक पे दिया गया है, किस सब्जेक्ट पे दिया गया है। तो आपको बताना होगा इमिग्रेशन बेनिफिट पे दिया गया है, ठीक है। उसके अलावा डेबिट कार्ड के अलावा जॉशुआ एंड ग्विडो, देखिए जोशुआ डी एग्रिस्ट एंड ग्यूडो डब्ल्यू इमेंस को किस लिए अवार्ड दिया गया है?
ये भी आपके सामने सवाल आता है। तो देखिए, इन दोनों को अवार्ड दिया गया है लेबर मार्केट थ्योरी को एक्सटेंड एक्सप्लेनेशन के लिए। उन्होंने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट बताया, किसने? जोशुआ एंड ग्यूडो ने। उन्होंने एजुकेशन के बारे में कुछ बताया है। देखिए, एजुकेशन जो होता है, कंपलसरी एजुकेशन को एक्सटेंड करने से क्या होता है, उन्होंने क्या किया, इसको मेथोडिकल मेथड से बताया। मेथोडिकल मेथड क्या होता है? सर्वे मेथड होता है। उन्होंने 2 प्लेसेस को लिया, ठीक है, और एक प्लेसेस में एजुकेशन दिया, सपोज करते ग्रेजुएट एजुकेशन दिया, इस प्लेस को भी ग्रेजुएट एजुकेशन दिया, लेकिन इस प्लेस को 1 साल ज़्यादा का कोर्स भी दिया, यानी 1 ईयर मोर एजुकेशन दिया इस प्लेस को, और इस प्लेस को नहीं दिया 1 मोर ईयर एजुकेशन। तो फिर क्या असर हुआ, इस पे उन्होंने पूरा एक्सप्लेन किया है। उन्होंने क्या एक्सप्लेन किया, थोड़ा देखते हैं। उन्होंने ये एक्सप्लेन किया कि एजुकेशन 1 साल एक्सटेंड करने पे ऐसा नहीं है कि जॉब में कुछ चेंजेस आते हैं। जनरली क्या होता है कि लोग सोचते हैं कि ज़्यादा पढ़ने पे जॉब मार्केट में क्या असर होता है, उस पर उन्होंने पूरी स्टडी की। तो उन्होंने बोला कि 1 ईयर ज़्यादा पढ़ने से या फिर किसी की ज़्यादा डिग्री मिलने से ऐसा नहीं है कि लेबर मार्केट में ज़्यादा डिस्टर्बेंस होती है, ठीक है, जो भी जब आएगा उसको उस समय अपॉर्चुनिटी दी जाएगी। तो यहाँ पे बोला विल नॉट इफेक्ट एवरीवन इन द ग्रुप। तो एजुकेशन एक्सटेंड करने से एक्चुअली में लेबर मार्केट पे कोई ज़्यादा असर नहीं होता है। इस बात को उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में एक्सप्लेन किया है। तो प्लीज़ लाइक कर दें, शेयर कर दें। मोस्ट इंपॉर्टेंट टू द पॉइंट करंट अफेयर्स के लिए आप मेरे चैनल पे आ सकते हैं। थैंक यू।